भारत में विदेशी आक्रमण। भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए इनको मैं दो चरणों में बता रहा हूं। एक तो मौर्य वंश से पूर्व, मौर्य वंश से पूर्व, और दूसरा मौर्य वंश के बाद। ये दो चरणों में समझते हैं। मौर्य वंश से पूर्व सबसे पहला जो नाम आता है ये डेमेट्रियस। अच्छा, सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण था इसका नाम हकमनी वंश का शासक था और इसका नाम था डेरियस फर्स्ट। पहला आक्रमणकारी था डेरियस फर्स्ट। ये पहला विदेशी आक्रमणकारी था। और इसके बाद पहला ये ईरानी आक्रमणकारी था। और उसके बाद सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी था पहला। और फिर सिकंदर के बाद आपने देखा था सेल्यूकस ने भारत में आक्रमण किया और ये भी यूनानी आक्रमणकारी था। मौर्य वंश के बाद अगर देखेंगे तो यूनानियों ने आक्रमण किया। यूनानी, शक, कुषाण और उसके बाद पहलव और कुषाण। यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, इस तरीके से विदेशी आक्रमण हुए। तो इन पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यूनानी आक्रमणकारी यहाँ पर डेमेट्रियस था, तो इस पर हम आगे बात करेंगे कौन कौन थे। लेकिन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी था डेरियस फर्स्ट। तो हेडिंग लिखेंगे इसके बाद डेरियस फर्स्ट। तो इस स्ट्रक्चर को बना लो। डेरियस फर्स्ट, सिकंदर और सेल्यूकस। ये पहला आक्रमणकारी ईरानी आक्रमणकारी था। सिकंदर पहला यूनानी आक्रमणकारी था। उसके बाद सेल्यूकस ने आक्रमण किया। मौर्य वंश के बाद सबसे पहले यूनानी आक्रमण हुए, फिर शकों के, फिर पहलव और फिर कुषाणों के आक्रमण हुए थे। तो अब इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इसके यहां पर हेडिंग लिखेंगे डेरियस फर्स्ट। इसके बाद आप लोग हेडिंग लिखना डेरियस फर्स्ट। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको बना लिया होगा स्ट्रक्चर को। चलिए, तो हेडिंग लिखो डेरियस फर्स्ट। पहला लिखेंगे डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट की हम यहां पर बात करेंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे और डैश करके लिखेंगे भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी डेरियस फर्स्ट था, जिसने 516 ईस्वी पूर्व भारत में आक्रमण किया और यह हकमनी वंश का ईरानी आक्रमणकारी था। ईरानी
आक्रमणकारी था। तो ये हकमनी वंश का था, ईरानी आक्रमणकारी था। ले। तो फुल ले आता हूँ चाउमीन और इतनी वो ले आता हूँ। लिखा सबने? अब देखो डेरियस फर्स्ट ने क्या किया था, इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतकर इसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत, ध्यान रखना 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था। क्षत्रपी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीतकर अपना ईरान का कौन सा प्रांत बनाया था, तो उसे कहते हैं क्षत्रपी प्रांत, इसने बनाया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये पहला विदेशी आक्रमणकारी था और यह ईरान का आक्रमणकारी था, ईरानी आक्रमणकारी था। और इसके बाद अब नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखेंगे, डेरियस फर्स्ट के बाद सिकंदर, अगली हेडिंग लिखेंगे सिकंदर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सभी लोग सिकंदर। अगली हेडिंग लिखेंगे सिकंदर। और सिकंदर के बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सिकंदर के बारे में। चलिए, तो लिख लिया होगा सभी ने, डेरियस फर्स्ट भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने 516 ईस्वी पूर्व भारत में आक्रमण किया। यह हकमनी वंश का ईरानी आक्रमणकारी था और इसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था। क्षत्रपी, ठीक है। चलिए, तो लिख लिया होगा सभी ने। अब हेडिंग लिखे सिकंदर। अब हम बात करते हैं सिकंदर की। और सिकंदर बहुत इंपॉर्टेंट शासक यहां पर हो जाता है और आक्रमणकारी था, यह विदेशी आक्रमणकारी था। और सिकंदर कहां का शासक था, इस चीज को भी आप लोग ध्यान देंगे। पहला यूनानी आक्रमणकारी था ये। तो लिखेंगे सभी लोग सिकंदर। पहली बात याद रखना, सिकंदर मकदूनिया के शासक, मकदूनिया याद रखेंगे, मकदूनिया के शासक। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था, फिलिप का पुत्र था। दूसरी बात, सिकंदर भारत में आक्रमण करने वाला पहला यूनानी आक्रमणकारी था, यूनानी आक्रमणकारी था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सिकंदर पहला यूनानी आक्रमणकारी था, ठीक है। जबकि डेरियस फर्स्ट पहला ईरानी आक्रमणकारी था और ये यूनानी आक्रमणकारी है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेना। अब देखिए, मैं कुछ ईयर लिख रहा हूं, 356 ईस्वी पूर्व, दूसरा 336 ईस्वी पूर्व, तीसरा 300
26 ईस्वी पूर्व और चौथा 323 ईस्वी पूर्व। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ईयर याद रखने हैं। 356, 336, 326 और 323। ठीक है। 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था सिकंदर का? तो सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ और 336 ईस्वी पूर्व सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया का शासक बना। 20 वर्ष की अवस्था में यह मकदूनिया का शासक बना था। तीसरा, 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। भारत में आक्रमण किया था। अब देखो, सिकंदर को भारत में आमंत्रित किसने किया था? इस बात को याद रखना, सिकंदर को भारत में आमंत्रित करने वाला तक्षशिला का शासक आम्बी था। उसने गांधार के शासक सिकंदर को तक्षशिला के शासक आम्भी ने गांधार के शासक पोरस के खिलाफ आमंत्रित किया था। ध्यान रखेंगे, आमंत्रित किया था। तो आम्भी ने बुलाया था और किसके खिलाफ? पोरस के खिलाफ बुलाया था। अब यहां पर एक युद्ध होता है, इसे कहते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध ये 326 ईस्वी पूर्व हुआ। यह युद्ध किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच और यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ। झेलम नदी के तट पर हुआ और इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई। ठीक है, इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया था। ठीक है, चलिए तो यहां तक लिखिए और फिर मैं आगे बात करता हूं कि पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। उसका राज्य वापस लौटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। उम्मीद है यहां तक की बातें सबको समझ आ गई होंगी। सिकंदर महान की बात कर रहे हैं। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। मकदूनिया मतलब यूनान का शासक था ये। और सुप 80 देख लो, यहां पर लिख दे रहा हूं, सुप 80। सबसे पहले सुकरात का शिष्य था प्लेटो। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। तो अगर पूछा जाए कभी सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सुप 80, इसको भी अलग से लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट करें और यहां से फिर हम थोड़ा सा और सिकंदर के बारे में कुछ बातें और समझते हैं।
चलिए तो रब कर रहे हैं, लिख लिया होगा सभी लोगों ने। 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर का जन्म, 336 ईस्वी पूर्व सिकंदर मकदूनिया का शासक बना और 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। अब सिकंदर को भारत में आमंत्रित किसने किया? तो गांधार के शासक पोरस के खिलाफ तक्षशिला के शासक आम्ही ने आमंत्रित किया था। और यह इसके बाद एक युद्ध होता है, इसे कहते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया था। ठीक है। और हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से इस चीज को आप लोग तैयार कर लें। अब सिकंदर ने जब ये युद्ध किया तो इस युद्ध में जीत के बाद सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। इस युद्ध में जीत के बाद सिकंदर ने दो नगर बसाए। एक है निकैया और दूसरा है बुकापेला। निकैया का मतलब है विजयनगर, निकैया का अर्थ है विजयनगर, और बुकापेला प्रिय घोड़े के नाम पर, घोड़े के नाम पर बसाया। जो घोड़ा इस युद्ध में मर गया था उसी घोड़े के नाम पर बुकापेला इसने बसाया था। ठीक है। चलिए, पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया था। ठीक है। और इसके बाद इसने 2 नगर बसाए, एक निकैया और एक बुकापेला। निकैया का अर्थ था विजयनगर और बुकापेला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बसाया, जो कि इस युद्ध में मारा गया था। तो ये सिकंदर के बारे में इतनी चीजें होगी। अब यहां से सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला था और सिकंदर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा था। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ा और एक नदी आती है ब्यास नदी, ब्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो यहां से आगे बढ़ने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। ठीक है। इनकार कर दिया था और सिकंदर को विवश होकर वापस लौटना पड़ा और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। और सिकंदर की जो अंतिम विजय थी, सिकंदर की अंतिम विजय पाटन विजय थी। पाटन विजय इसकी अंतिम विजय थी। ठीक है। और सिकंदर इसके बाद यहां से वापस लौटा, लेकिन 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन, 323 ईस्वी पूर्व मैंने लिखा था जो लास्ट वाला, तो बेबीलोन में सिकंदर की ज्वर के कारण मृत्यु होगी। ज्वर के कारण मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से सिकंदर का एक महान जीवन का यहाँ पर अंत हो गया, जिसे सिकंदर महान के नाम से आज भी जाना जाता है।
और मात्र 32 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु होगी और सिकंदर इतिहास में अमर हो गया। और सिकंदर भारत में कितने माह रहा? तो सिकंदर भारत में 19 माह रहा था। 19 माह रहा था। भारत में सिकंदर कितने माह तक रहा? तो 19 माह तक भारत में रहा था। और सिकंदर के एक जल सेनाध्यक्ष का नाम इंपोर्टेंट होता है, एक थल सेनाध्यक्ष का नाम। सिकंदर का थल सेनाध्यक्ष यह था सेल्यूकस। और जल सेनाध्यक्ष का नाम था निरियाकस उसका जल सेनाध्यक्ष और सेल्यूकस उसका थल सेनाध्यक्ष था। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप लोग लिख लें। तो इसके साथ ही सिकंदर महान भी यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो सिकंदर के बारे में जो भी मुख्य फैक्ट थे वो हमने कंप्लीट किए। डेरियस फर्स्ट पढ़ा, सिकंदर पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने मौर्य वंश के समय सेल्यूकस के आक्रमण की बात आपने पढ़ी थी। सेल्यूकस तीसरा आक्रमणकारी था जिसने 305 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया था और उसके बाद इनकी आपस में संधि हुई थी। उसको आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे बात करते हैं यूनानी आक्रमणकारी में। तो अगली हेडिंग लिखेंगे यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। तो आते हैं यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में। इसको जल्दी कंप्लीट करें और हेडिंग लिखेंगे यूनानी आक्रमणकारी। यवन आक्रमणकारी भी कहते हैं और यूनानी भी कहा जाता है। चलिए सभी लोग जल्दी से कंप्लीट करें और उम्मीद है सिकंदर के बारे में सभी को अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब हेडिंग लिखेंगे यूनानी। अब हेडिंग लिख लेना मौर्य वंश के बाद विदेशी आक्रमणकारी, और उसमें नंबर 1 लिखेंगे यूनानी। मौर्य वंश के बाद भारत में विदेशी आक्रमण। मौर्य वंश के बाद भारत में विदेशी आक्रमण, उसमें नंबर 1 यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पहलव आता है और फिर आता है कुषाण। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूनानियों के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे सभी लोग यूनानी। यूनानी या इनको यवन कहते हैं या हिंद यवन कहते हैं, हिंद यवन, या इंडो ग्रीक शब्द भी कहीं पर मिलता है, इंडो ग्रीक। जो भी शब्द मिले इसका मतलब है यूनानी। ठीक है, तो यूनानी 2 शाखाएं थी। एक 2 वंश थे, वंश एक डेमेट्रियस वंश और दूसरा था यूक्रेटाइडस वंश, यूक्रेटाइडस वंश। तो यहां पर यूनानी आक्रमण जो हुए थे ये 2 वंशों में विभाजित हुए थे।
एक डेमेट्रियस वंश और दूसरा यूक्रेटाइडस वंश। यूक्रेटाइडस वंश की अगर बात करें, इन्होंने तक्षशिला को राजधानी बनाई थी, जबकि इन्होंने तक्षशिला को राजधानी बनाई, तक्षशिला राजधानी बनाई थी, जबकि इन्होंने अपनी राजधानी साकल बनाई, साकल, साकल को अपनी राजधानी बनाया था। अब इसके बारे में तो कोई खास कुछ विशेष है नहीं, लेकिन डेमेट्रियस वंश के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट आती है जिस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि डेमेट्रियस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था उसका नाम था मिनांडर। तो ये याद रखना है, डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था, मिनांडर। तो डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो मिनांडर था, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा था कि मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ठीक है, इसने मिनांडर ने नागसेन से, मिनांडर ने नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और जब हमने बौद्ध धर्म की जब पुस्तकें पढ़ी थी, वहां पर हमने एक पुस्तक का नाम पढ़ा था, मिलिंद पन्हो। याद होगा सबको, मिलिंद पन्हो में मिनांडर और नागसेन के मध्य धार्मिक वाद विवाद का वर्णन मिलता है, मतलब मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर यह किस पुस्तक में मिलते हैं? तो इसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, उसके बाद अगर हिंद यवनों की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानी शासकों ने चलाए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो यूनानी शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये था इसके बारे में, जो कि डेमेट्रियस वंश के बारे में था। और इसके साथ ही यूनानी आक्रमणकारी भी पोर्शन हमारा कंप्लीट। और यूनानियों के बाद अब आता है यहाँ से शक वंश। अब हम जो बात करेंगे, शक वंश की बात करेंगे और कुषाणों की बात करेंगे। तो यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर हो चुकी होंगी और इनको पढ़ते रहना, इनके क्वेश्चन भी लगाना। और कल हम शक वंश और कुषाण वंश के बारे में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है सभी को चीजें क्लियर हुई होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज वगैरह कर देना और बता देना। बाकी हमने प्रयास किया है कि थोड़ा टॉपिक हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं, उसके भी कारण आप लोग समझ रहे होंगे कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम इनको स्किप करके चलेंगे तो आपकी चीज़ें रह जाएंगी। और थोड़ा सा आप लोग सभी समझदार लोग हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए चल रहे हैं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जा रहा होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताते रहना कि स्पीड थोड़ा कम करे, तो मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि सभी लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ें को कवर करना है और सबकी समझ में भी आ रही होंगी बातें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कल।
कल आगे बढ़ेंगे। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर लगे कि स्पीड, क्योंकि सामने सभी लोग होते तो सब लोगों से पता भी चलता और फिर अंदाज़ा भी आता कि कहीं पर दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो अपने मैसेज कर दिया करें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल हमारी पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की क्लास होगी, उसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।